ये कहानी एक परफेक्ट मर्डर के प्लानिंग की कहानी, जिसमें कातिल परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करता है कम से कम 22 साल तक, और उसके बाद वो मर्डर को अंजाम देता है। तो अब आपको मैं 2016 की समय में ले चलता हूँ। बारिश का मौसम था, बिजली कड़क रही। एक इंसान अपने खेतों में जा रहा था। वहां जाते जाते उसकी नज़र एक लाश पे पड़ती है जो जली हुई थी, कपड़े गले हुए थे। थोड़ी वो जमीन में, थोड़ी वो लाश बाहर। ये देख के तो पहले वो डर जाता है, फिर वो पुलिस को कॉल करता। पुलिस आती है। पुलिस आसपास की चीजें टटोलना शुरू करती है कि आसपास ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे वो उस लाश की पहचान हो पाए, क्योंकि लाश जली हुई थी। पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लाश किसकी है, वो मेल है या फीमेल। लेकिन आसपास ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है। जो लाश थी उसके पास ना आसपास पे मोबाइल नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे पता चल पाए कि वो आखिर है कौन। लेकिन उसके गले में एक लॉकेट मिलता है, जिस लॉकेट पे डबल ए लिखा हुआ होता है। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये जो भी व्यक्ति है उसका नाम ए से शुरू होना चाहिए, ऐसा लगता है पुलिस को। पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन में और भी जांच पड़ताल करती है कि ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट मिली है कि किसी ने लिखवाई हो, लेकिन ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई नहीं थी। तो पुलिस के लिए अपना काम थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। बहुत कुछ ढूंढने पर, पूछताछ करने पर, जांच पड़ताल करने पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे में 3-4 महीने निकल जाते। फिर पुलिस स्टेशन एक इंसान पहुंचता है जिसका नाम गिरिधर था, और गिरिधर कहता है कि मेरी बेटी 29 में 2016 से गायब है। अब पुलिस को वो 30 मई वाली लड़की जो लाश मिली उसके ऊपर सच जाता है, कहीं वो तो नहीं। अब पुलिस को ये तब तक पता चल चुका होता है कि ये एक लड़की की लाश है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस भी इन्वॉल्व होता है। तो उसके जरिए इतना पता चल चुका होता है पुलिस को कि ये किसी लड़की की लाश है, और ये 24 से 25 या 20 से 25 साल के बीच में उसकी उम्र रही हो। तो वो गिरिधर से सवाल करते हैं पुलिस वाले कि अब तक 4 महीने होते, मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई, पुलिस स्टेशन आज क्यों आए, अब तक क्यों नहीं आए। तो गिरिधर जवाब देता है कि हम गांव के लोग हैं, हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता नहीं है, और जब ये लड़की मेरी नहीं मिल रही तो हमने सोचा था कि पुलिस स्टेशन जाए, उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाए। लेकिन अगर हम हारते तो हमारे जो आसपास के लोग थे, जो समाज है, उसमें हमारी बदनामी हो। तो इसी के डर से हम पुलिस कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए थे। हमें लगा था कि हमारी बेटी कहीं गई होगी तो आ जाएगी, कुछ दिनों में आ जाएगी, 1-2 महीने में आ जाएगी। लेकिन अब जबकि 4 महीने हो चुके हैं और मेरी बेटी अर्पिता घर वापस नहीं लौटी है, तो इसीलिए हम आज कंप्लेंट लिखवाने आए। पुलिस को लड़की का नाम पता चलता है, अर्पिता। हालांकि अर्पिता की और कोई आइडेंटिटी पुलिस को मिली नहीं थी, लेकिन वो लॉकेट मिला था जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था। कुछ कुछ कड़ियां मिलना शुरू हो जाती है कि हाँ, ये वही लड़की हो सकती है जो गिरिधर की बेटी। अर्पिता के बारे में पुलिस और जांच पड़ताल करती है। वो कहाँ पढ़ रही थी, उसके कांटेक्ट में कौन था, उसके दोस्त रिश्तेदार कौन थे जिससे वो मिलती जुलती रहती हो या फिर बातें करती हो। तो पुलिस को पता चलता है कि वो एक एग्रीकल्चर पीएससी स्टूडेंट। अब पुलिस अर्पिता की डिटेल निकालना शुरू करती है कि उसके दोस्त कौन थे, उसके रिश्तेदार में कौन उसके टच में था। उसके मोबाइल नंबर से वो गिरिधर से अर्पिता का मोबाइल नंबर लेते। हालांकि मोबाइल तो मिला नहीं था, लेकिन मोबाइल नंबर से बहुत कुछ चीजें पता चल सकती थी कि लास्ट में किस नंबर से उसने बात करी थी जब वो गायब हुई, और ऐसा कौन था जो उसको बार बार कॉल करता था, या अर्पिता उसको बार बार कॉल करती थी। ऐसा कोई भी सूरत कि जिससे पता चल पाए कि अर्पिता किसके साथ ज्यादा संपर्क में। लेकिन जब कॉल डिटेल भी निकाली जाती है तो उसमें ऐसे कोई शंकास्पद कोई इंसान की सामने नहीं आता है कि जिससे ये पता चल पाए कि हाँ, इसने अर्पिता के
का मर्डर किया हो या फिर उसे गुम किया हो। अब जब अर्पिता का ये केस चल रहा था, उसी के बीच 2015 में और एक बड़ा फेमस केस हुआ था, MM कलबर्गी, जो कन्नाडा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। एक हाई प्रोफाइल केस था, तो ज्यादातर ध्यान वो केस की तरफ था। तो अर्पिता का केस थोड़ा सा दब जाता है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। फिर कुछ वक्त और निकलता है, पुलिस ऑफिसर्स भी बदलते, फिर और एक बार अर्पिता का केस भी ओपन होता है। उसके बारे में और जांच पड़ताल शुरू होती है। अर्पिता की जो कॉल हिस्ट्री थी उसको वापस से टटोला जाता है, और जब टटोला जाता है तो उसके दोस्तों में से एक नाम निकल के आता है, अरुण, जिसके ऊपर पुलिस को थोड़ा सा सच जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर अर्पिता के कांटेक्ट में था। जब अरुण से मिलते हैं तब अरुण बेंगलोर में कोई PhD कर रहा होता है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट। अरुण से बहुत सारे सवाल किए जाते कि तुम अर्पिता से कितने क्लोज थे। अरुण बताता है कि हाँ, हम अच्छे से दोस्त थे, हमारी बातें भी रेगुलर होती थी, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी। पुलिस ने जितने सवाल किए, कम से कम 3-4 बार अरुण को बुलाया गया, उसे पूछताछ करी गई, लेकिन हर बार अरुण के जवाब बिल्कुल सटीक थे। जो उसने पहले जवाब दिए थे वही जवाब वो चौथी बार भी दे रहा था। तो पुलिस को अरुण के ऊपर इतना शक ज्यादा नहीं है कि ये जो भी कह रहा है, अपने जो बयान है उससे वो पलट नहीं रहा है, शायद अरुण सच कह रहा है। लेकिन पुलिस अरुण की उस दिनों की दिनचर्या भी चेक करती है। तो जब अर्पिता गायब हुई थी, उन दिनों अरुण की कॉलेज में अटेंडेंस होती है, जिससे पता चलता है कि हाँ, अरुण कॉलेज में था। फिर उन दिनों अरुण का मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन ट्रेस करी जाती है, तो वो बेंगलोर में ही पाई जाती है। तो अरुण बेंगलोर में, अर्पिता गायब हुई है, वो हुडली है। तो ये चीजें ऐसे नहीं मिल रही थी जिससे ये लग पाए कि हाँ, अरुण ही शामिल है। कुछ समय तक पुलिस अपनी ओर से जांच पड़ताल करती है, वो कॉल हिस्ट्री को और एक बार टटोलते, तब उनका वापस एक बार शक अरुण पे जाता है। वो इसलिए जाता है कि जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करे तो वो देखते हैं कि जब अरुण की रेगुलर बेस पे अर्पिता से बात होती थी, जब अर्पिता गायब हुई वो 2 दिनों में अर्पिता और अरुण की बात नहीं हुई थी। हालांकि अर्पिता ने अरुण को कॉल किया था, लेकिन अरुण ने उसका जवाब नहीं दिया था। तो पुलिस को वापस से एक बार शक जाता है अरुण के ऊपर, लेकिन अरुण को और 3-4 बार पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी थी। तो पुलिस ने अब अरुण को इन्वेस्टिगेट करना सही नहीं समझा। पुलिस समझ चुकी थी कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो कुछ छुपा भी रहा होगा तो उसका बयान वापस वही रहेगा जो उसने पहले दिया है, वो उससे कुछ अलग बात नहीं करेगा। तो पुलिस फैसला करती है कि अरुण जहाँ बेंगलोर में रहता है, जिस जगह रहता है, हम डायरेक्ट वहां चलते हैं। और पुलिस बेंगलोर पहुंच जाती है, अरुण के घर तक पहुंच जाती है। जब अरुण का दरवाजा खटखटाती है, अरुण दरवाजा खोलता है तो वो सामने पुलिस को पाता है, लेकिन पुलिस को देख के भी अरुण के हावभाव में कोई चेंज नहीं था, जैसे वो एकदम नॉर्मल हो, पुलिस को देखने के बाद भी कुछ घबराया ना हो, जैसे उसने कुछ ऐसा गलत ना किया हो जिसकी वजह से उसको घबराना चाहिए। तो उसका ये नॉर्मल बिहेव देख के पुलिस कुछ पता नहीं कर पाती, लेकिन पुलिस अरुण के जो हावभाव थे उसके ऊपर नजर रख रही। अरुण पुलिस को कहता है कि आप अंदर आ जाइए, पुलिस को बिठाता है, और जो पुलिस के जो भी 2-3 लोग गए उनको कहता है कि अगर आप बुला लेते तो मैं आ जाता, आपको यहाँ पे आके इतना कष्ट लेने की क्या जरूरत थी। तो ये सुन के भी पुलिस सामने जवाब देती है कि हम कोई और केस से आए थे, लेकिन हमें अर्पिता के बारे में कुछ और जानना था, तुमसे बात करनी थी, तो सोचा तुमसे भी एक बार मिल लिया जाए, तुमसे बात कर ली जाए, और कुछ दूसरी चीज नहीं है। अरुण कहता है कि हाँ, आप पूछिए, आपको जो पूछना है मैं आपको बताऊंगा। अब बात में फिर पुलिस अरुण से कह देती है कि हम एक सर्च वारंट लेके आए, हम तुम्हारा ये जो घर है उसको चेक करना चाहते, हमारी खातरी के लिए। अरुण कहता है कि हाँ, आप कर सकते हो सर, पूरा घर आपके सामने है, आपको जो देखना है आप देख।
अब उसका घर यानी उसकी एक रूम, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो वो एक रूम लेके जो पीजी होता है वहां पे वो रहता होता है। तो जब पुलिस सब कुछ ढूंढ रही होती है तो सिर्फ किताबों के अलावा और कोई चीज, जैसे नॉर्मल चीजें होती है उसके अलावा और कोई चीज पुलिस को दिखती नहीं है। लेकिन फिर पुलिस की नजर एक डायरी पे पड़ती है। पुलिस उस डायरी को हाथ में लेती है और जब पुलिस उस डायरी को हाथ में लेती है तो अरुण के हाव भाव बदल जाते हैं। पुलिस पहले से अरुण के क्या हाव भाव है उसके ऊपर तो नजर रख ही रही होती है। तो पुलिस को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। पुलिस उस डायरी को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। जब वो कुछ 5 से 6 लाइन पढ़ते तो उनको पता चल जाता है कि अरुण ही है जिसने अर्पिता का मर्डर किया। पुलिस अरुण को कहती है कि चलो उड़ीली जाने का समय हो चुका है। वो उड़ीली लिया, पुलिस स्टेशन पेश किया जाता है अरुण को। फिर अरुण से पूछा जाता है कि ये तुमने क्यों किया, कैसे किया। फिर अरुण सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। अरुण कहता है कि हाँ, वो और अर्पिता वो प्रेम संबंध में थे। उनका रिश्ता काफी सालों से था, कुछ 2-3 सालों से था और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अरुण पढ़ने में बहुत होशियार था और दूसरी तरफ अर्पिता पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी थी नहीं। उसी के बीच अर्पिता फेल भी हो जाती है। तो ये सब चीजें देख के अरुण ये फैसला लेता है कि आगे चल के हमारी जोड़ी इतनी कुछ खास रहेगी नहीं। मैं इतना पढ़ने लिखने में होशियार और अर्पिता इतनी होशियार नहीं। तो वो अर्पिता से दूरी बनाना शुरू कर देता है। अर्पिता से कहता है कि हम अब रिलेशन में नहीं रहते। लेकिन ये बात अर्पिता को कुछ जचती नहीं। अर्पिता ने सोचा था कि वो अरुण के साथ शादी रचाएगी, तो अर्पिता दबाव डालना शुरू कर देती है और अर्पिता कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो ये सारी बातें मैं तुम्हारे पिताजी को आके कही दूं। अब अरुण को अपने पिताजी से पैसे ही डर लगता था। वो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के थे। उसका भाई भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था, जो बड़ा था, पुलिस आर्मी, जो आर्मी में था। तो अरुण थोड़ा घबरा जाता है और बार बार ये चीजें होती रही थी और वो फैसला करता कि अर्पिता को वो मार देगा, अपने रास्ते से हटा देगा। तो अरुण पूरी प्लानिंग करता है और वो पूरी प्लानिंग करने के बाद एक दिन बैंगलोर से हुडली आ जाता है। अब जब वो बैंगलोर से हुडली आता है तो वो अपना मोबाइल अपने रूम में ही छोड़ के आता है, उसे साइलेंट करके आता है और फोन को ऑन छोड़ के आता है। वो हुडली पहुंचता है। अर्पिता को एक पीसीओ से वो कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। अर्पिता वैसे भी बहुत प्यार में थी, वो मिलने आ जाती है। फिर वो दोनों रिक्शा लेके कहीं निकल जाते। फिर एक सुनसान जगह पे वो रिक्शा से उतर जाते और रिक्शा को वहां से जाने देते। अरुण मौका देखते ही जो अर्पिता ने ड्रेस पहना था, जिसका दुपट्टा था, उसी दुपट्टे से गला घोट के अर्पिता की जान ले लेता है। बारिश का समय था, बारिश का मौसम था। वो आसपास एक खेत देखता है। वहां वो अर्पिता की लाश को पहले थोड़ी देर किसी जगह पे जलाने की कोशिश करता है। अब बारिश थी तो वो लाश इतना जल नहीं पाती है, कुछ जलती है, कुछ छूट जाती है। वहां पे वो गड्ढा करता है। हालांकि पानी गिरने की वजह से जमीन थोड़ी गीली हो चुकी होती है, तो गड्ढा करने में इतनी मुश्किल होती नहीं, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा भी नहीं था। थोड़ा सा करता है, उसमें अर्पिता को दफनाता है और वो वहां से चला जाता है। अब बारिश गिर रही थी, पानी गिर रहा था, तो इतना गड्ढा गहरा नहीं था, तो वो लाश थोड़ी सी बाहर आ जाती है। और जब वो एक इंसान, मैंने पहले जब बात करी थी कि खेत की ओर जा रहा था और जिसकी नजर पड़ती है, तो ये वही इंसान था जिसकी वो उस पे नजर पड़ती है और फिर वो पुलिस को बुलाते हैं। अरुण सारा सच कबूल करता है। अरुण फिर बाद में ये भी कहता है, सारी चीजें बताता है कि वो फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहा था अर्पिता के मर्डर की। उसने सब कुछ देख रखा था। जब उसकी डायरी देखी जाती है तो उसकी डायरी में हर वो चीज लिखी हुई होती है कि जब अर्पिता की मृत्यु हुई
तो उसके बाद सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, न्यूज़ पे क्या आ रहा है, पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सबके दायरे में कौन कौन आ रहा है, जब उसके ऊपर कोई भी बात आई तो उसका जवाब उसको कैसे देना है। तो अरुण ने ये फुल प्रूफ मर्डर की प्लानिंग करी कि उसने सब कुछ तय कर रखा था कि अगर उसके तक कुछ भी आता है तो वो डरेगा नहीं, और उसके आंसर जो भी देने थे, कोई भी सवाल वो उसने पहले से ही अपनी डायरी में लिख के रखे हुए थे। तो एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत मर्डर करने के बावजूद अरुण पकड़ा जाता। उसने ये जरूर इंश्योर किया था कि वो अपना मोबाइल बेंगलोर अपनी रूम पे ही छोड़ के आए, ताकि उसका जब लोकेशन ट्रेस किया जाए उन दिनों जब अर्पिता गायब हुई तो वो लोकेशन बेंगलोर में है, जिससे पुलिस को ये लगे कि अरुण तो बेंगलोर में ही था। लेकिन अरुण ये चीज मिस कर देता है कि अगर वो 2 दिन तक उसकी वही मोबाइल से वही नंबर से अर्पिता से बात नहीं हुई तो पुलिस का शक जा सकता है उसके ऊपर, क्योंकि हर रोज बात होती। कभी ऐसा नहीं गया कि एक भी दिन अर्पिता से बात ना हुई। तो इस तरीके से इस मर्डर का भेद खुलता है। कुछ वक्त के बाद अरुण को बेल मिल जाती है, लेकिन उसके बाद अरुण पे फैसला आ जाता है। तो ये कैसी कहानी थी जिसमें कातिल ने बहुत कोशिश करी कि वो ना पकड़ा जाए, लेकिन वो फिर भी पकड़ा जाता। तो इस कहानी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ऐसी कहानी मैं अब तक लाता रहूँगा, तो उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो अब तक पहले पहुंचे। और आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक